हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 का JCERT सिलेबस बेस्ड ऑन फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने नियंत्रण एवं समन्वय लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है आप लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए मैं सबसे पहले MCQ देखता हूँ क्या क्या आप लोग के बेसिस पे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पादप हार्मोन की कुल संख्या कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। जिससे फ्रेंड्स पहला जो पादप हार्मोन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सिन, सेकेंड में होता है जिब्रेलिन होता है, तीसरा होता है साइटोकाइनिन होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग दो और होता है, एक होता है ABA। क्या लिख सकते हैं? ABA आप लोग का होता है। क्या होता है? ABA। ये चार आप लोग का होता है। इसके साथ साथ एक और होता है, उस चीज़ का क्या नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है? यानी कुल 5 होता है पादप हार्मोन। जिससे फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं तो फोकस करिए तो देखिए साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आप लोगों को पता होगा मनुष्य के शरीर के अग्नाशय के बीटा बीटा हार्मोन से निकलते हैं, यानी बीटा ग्लैंड से निकलते हैं। क्लियर है? ये आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं थायरोक्सिन का। तो थायरोक्सिन जो फ्रेंड्स निकलता है ये आयोडीन के स्रवित होने से निकलता है। ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन से निकलता है। क्लियर? और फ्रेंड्स ये इसका जो मेन ये जो निकलता हुआ थायराइड ग्रंथि से निकलता है, यानी इसका जो मेन प्रवेश होता है किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। वही बात करते हैं एस्ट्रोजन सर। तो फ्रेंड एस्ट्रोजन जो होता है यह मादा का सेक्स हार्मोन्स होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगा सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी हो गया। चलिए मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा फ्रेंड आप लोग को। मैं इस चैप्टर में बताऊंगा मस्तिष्क के बारे में पूरा बताऊंगा। फॉर ब्रेन क्या होता है, हिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताऊंगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आगे MCQ में देख लेता हूँ किस बेसिस पे पूछ रहा था ये। नेक्स्ट, हार्मोन स्रावित होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड सबसे पहले हम लोग को बॉडी में जाना पड़ेगा। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड्स होता है, यानी जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स और हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ये ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, यानी फ्रेंड एक होता है आपका अंतःस्रावी होता है, एक होता है बाह्य स्रावी। चलिए दोनों बारे में आप लोगों को सबसे पहले समझाते होता क्या। देखिए अंतःस्रावी का अर्थ होता है जो आपके शरीर के अंदर जो किसी चीज़ को ग्लैंड्स को उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर है? और जो बाहर आपके शरीर के बाहर अगर किसी चीज़ का नियंत्रण करता है तो उसे बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कहते किसे। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आप लोग का आता है हार्मोन्स। क्या आता है? आपकी बॉडी का जो हार्मोन्स होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि का। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि फ्रेंड्स आप लोग का जो बॉडी में होता है ये होता है एंजाइम। क्या होता है? ये एंजाइम होता है। क्लियर? इस चीज़ के आधार पर आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अंतःस्रावी ग्रंथि होते तो अभी जस्ट मैं बताया था हार्मोन्स का एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि का। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि फ्रेंड्स आप लोग का एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम जो होता है आप लोग का बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 53, आयोडीन की कमी से घेंगा या फिर ग्वाइटर रोग होता है। क्लियर है? तो राइट नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर जिसे हम लोग घेंगा रोग भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए रक्त की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो रक्त की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, यानी एनीमिया नामक जो रोग होता है वह रक्त की कमी से होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आज के हमारे इस क्वेश्चन में। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पादप बेचने के लिए तो फ्रेंड इथिलीन, देखिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है पाद फल बेचने वाले के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा इथाइलिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले याद देखिए अग्नाशय। देखिए अग्नाशय एक ऐसा प्रकार का हमारे शरीर का पार्ट्स है जो आप लोग का अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्य स्रावी ग्लैंड्स भी होते हैं। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अग्नाशय होगा, अग्नाशय। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पता चला देखिए अग्नाशय में क्या होता है, एक होता है अंतःस्रावी, देखिए अंतःस्रावी होता है और एक होता है बाह्य स्रावी। क्लियर है? तो बाह्य स्रावी जो आते हैं वह एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? और वही अंतःस्रावी जो होते हैं वो आप लोग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हार्मोन्स आप लोग का 3 प्रकार होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मानव में डायलिसिस थैली जो है एक नेफ्रॉन है। क्या ये नेफ्रॉन होता है? और नेफ्रॉन आप लोगों को मैं बताता हूँ, किडनी की सबसे छोटी इकाई यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया। तो भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि भोजन का पचना कैसा एक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट बोला था, थायरोक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता हुआ थायराइड ग्रंथि से होता है। क्लियर है? और फ्रेंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन कौन सा तत्व की बात करेगा? तो इसमें हम लोग आयोडीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयोडीन। तो आयोडीन होता है इसका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, वृद्धि हार्मोन्स का जो स्राव होता है वह पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? ये पीयूष ग्रंथि से होता है, वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होता है? तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया था, एब्सिसिस अम्ल यानी एबीए अम्ल की वजह से पत्तियों का मुरझाने वाला वर्क होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमें आप लोगों को बताता हूँ, मस्तिष्क के कुल 3 पार्ट्स होता है, जिसमें अग्र मस्तिष्क का जो कार्य होता है वह सोचने का कार्य करता है, जिसे हम लोग फ्रेंड्स आप लोग को फोर ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? इसमें फोर ब्रेन भी होते हैं। और जो भी आप लोग किसी चीज़ को याद करते हैं, याददाश्त आप लोग का जो स्ट्रॉन्ग जो होता है आप लोग का, ये अग्र मस्तिष्क की वजह से ही होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के ये सारे वर्ग जो होता है मेडुला से होते हैं। किससे होते हैं? ये मेडुला से होते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेडुला से होते हैं। अब बात करते हैं चलिए हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हाइपोथैलेमस का कार्य होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? देखिए, अगर आप लोग के अंदर गुस्सा आता है, लव आता है, हेट आता है, तो ये सारे जो आप लोग का बॉडी में आप लोग का जो फीलिंग्स होता है किसके प्रति, ये आप लोग का हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अब आप लोग का आगे वेरी शॉर्ट आंसर टैप्स क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यही आप लोग का बेस्ड ऑन सिलेबस रहेगा जो पेपर में भी आएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो शरीर की स्थिति और संतुलन की अनुरक्षण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रतिवर्ती चाप हमारे बॉडी के मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये? प्रतिवर्ती क्रिया में, यानी कि मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये? मेरु रज्जु में बनते हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम लिखिए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ, मस्तिष्क के सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। और इसमें सबसे बड़ा मस्तिष्क जो होता है वह अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है? ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। और सबसे छोटा जो मस्तिष्क होता है वह मध्य मस्तिष्क होता है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में पाए जाने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए जो तनों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, पौधे में कुल 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है, यानी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वह तने की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन होता है वह तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो राइट आंसर ए, अभी दोनों कर सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखिए जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, कोशिका विभाजन का काम जो करता है, देखिए कोशिका के इंग्लिश क्या होता है? सेल होता है। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं, देखिए साइटोकाइनिन, यानी देखिए इसी से संबंधित एक वर्ड्स आता है जो कि हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स जो होती है वह कोशिका में विभाजन का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाए। क्लियर है? देखिए ये फिगर होपफुली आप लोग का पेपर में पूछ सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का संरचना बनाई तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग के सामने ड्रॉ में किया गया है। क्लियर है? अब देखिए इसमें आप लोगों को फिगर दे सकता है नामांकित चित्र लिखने के लिए। तो देखिए ये आप लोग को जो बीच में जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? ये आप लोग के बॉडी का, यानी ये हम लोग सभी के बॉडी में न्यूक्लियस होता है। तो ये आप लोग का बॉडी का न्यूक्लियस है। क्लियर है? अब देखिए ये जो बाहर में देखिए इस टाइप से जो निकल रहा है पत्ता ऐसा, इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं इसका? ये होता है द्रुमिका। ये बाहर की सूचनाओं को ग्रहित करता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसी के अंदर एक पार्ट्स और होता है, उससे बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका काय बोलते हैं। ये आपको क्या है? ये साइटोनिन कोशिका काय। अब ये देखिए बीच में जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं एक्सॉन, यानी कि
तंत्रिका काच होता है, ये तंत्रिका काच होता है। क्लियर है। ये आप लोग को बाय द वे अधो तंत्रिका, देखिए ये दोनों के जो खाली स्थान, इसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। चलिए देखिए तंत्रिका कोशिका के कार्य बारे में बता। देखिए एक तंत्रिका कोशिका का काम है मस्तिष्क को संदेश भेजना और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक भेजना। यानी कि फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, एक तंत्रिका कोशिका का काम है, एक तंत्रिका कोशिका का काम है मस्तिष्क को संदेश भेजना और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना होता है। अब इसी में मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना को प्रसारित करने में संवेदी न्यूरॉन्स की सहायता करती है और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया से स्थानांतरित करने मोटर न्यूरॉन्स का कार्य करती है ये। अब देखिए आप लोग को आ चुका है बॉडी में, सॉरी, पादप में रासायनिक समन्वय से किस प्रकार होता है। देखिए पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होता है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन की वजह से होता है। यानी किसकी वजह से होता है ये, तो ये जो होता है पादप हार्मोन्स की वजह से। सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा किसकी वजह से होता है ये, पादप हार्मोन्स की वजह से होता है। क्लियर। देखिए पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन्स के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में प्रकाश के आने की दिशा की ओर बढ़ता है गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अनैच्छिक क्रिया वैसी क्रिया को कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, यानी कि हमारे इच्छा अनुसार जो कार्य नहीं करता उसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। अपराह वैसे कार्य जो फ्रेंड्स जो मेरुरज्जु के द्वारा संगलित होते हैं, जो मेरुरज्जु से जो वर्क होता है उसे बोलते हैं हम लोग अनैच्छिक क्रिया। और चलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या लिख रहा, अमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का अवगमन, पाचक रसों का स्रावित होना, ये सारे जो क्रिया होता है ये आप लोग का अनैच्छिक क्रिया है। क्या ये अनैच्छिक क्रिया। वही बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रति यानी तुरंत, यानी एक सेकेंड के अंतर्गत होने वाले क्रिया को, यानी कि एक सेकेंड के अंतर्गत, एक सेकेंड से भी कम सेकेंड में होने वाली क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे छींक आना, डर जाना, भय होना, तो ये सारी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है यह मेरुरज्जु के द्वारा होता है। क्लियर है। तो देखिए इसमें लिख रहा पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि या फिर डर जाना प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। देखिए मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इस प्रकार अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यानी आपकी बॉडी में जो आपके पाचन क्रिया हो रही है या रक्त के नलिकाओं में पदार्थों का आवागमन हो रहा है, ये सारे होता है अनैच्छिक क्रिया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा, प्रतिवर्ती क्रिया में आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा, मस्तिष्क की क्या भूमिका। देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क जो होता है आपके बॉडी का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं विश्लेषण करने का कार्य करता है। क्लियर है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं को संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना, ये सारी क्रिया किसका, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण होता है। क्लियर है। देखिए इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना करें। देखिए लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा, इसको ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर लाके नहीं फ्रेंड, तो इसको आप लोग एग्जिट कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने का व्यवधान होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले वो जानेंगे। देखिए मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। पर्यावरण के कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं से बंडल होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। वह तुरंत प्रभावित अंगों में ना पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब तक अंग को प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई पादप की गति हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके से क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा, छुई मुई में जो गति होता है एक प्रकार के एक प्रकार का अंकुचन गति होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अंकुचन गति होता है। क्लियर है। और वही बात करते हैं हमारे टांगों की, देखिए दोनों लिखता है क्या, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पतियों का झुकाकर या बंद कर संवेदना का परिचय देती है। क्लियर है। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिका यह परिवर्तित कर देती है। हमारी टांगे में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है। हमारे टांगे में होने वाली क्रियाएं जो किसका परिणाम है, ऐच्छिक क्रियाओं का परिणाम है जो अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स देखिए अब आ चुके हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके। देखिए
पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग को जाने पड़ेगा प्रकाश अनुवर्तन होता है क्या। देखिए, एक होता है अंकुचन गति, एक होता है अनुवर्तन गति। तो अनुवर्तन गति के ही काफ़ी प्रकार होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग और भी गति लिख सकते हैं, जलानुवर्तन गति, रसायनुवर्तन गति होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करें यार प्रकाश अनुवर्तन का। देखिए देखिए पादप के प्ररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर बढ़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। या फिर लिख सकते हैं पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना, यानी पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और फ्रेंड्स ये इसमें ऑक्सीजन नामक हार्मोन की वजह से ये भी होता है। क्लियर है? अब देखिए क्या लिख रहा है, प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। ये याद रखिए क्या होता है? धनात्मक अनुवर्तन होता है। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता हो, तो कुछ दिन के बाद प्ररोह का अग्रभाग स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्ररोह शिष्य केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जबकि विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहता है। इस कारण प्ररोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले बोल रहे हैं एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता होता है। ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया है, क्योंकि यह शरीर के सभी प्रतिवर्ती को नियंत्रित करता है तथा इसके पर्यावरण के लिए हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है। सेकेंड लिख रहा है क्या, देखिए यह एक अच्छी गतिविधियों को नियंत्रण करता है, यह एक अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, या जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि का क्षमता प्रदान करता है। यह जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। तो ये सब सारे इसका आप लोग का मेन था कंसेप्ट। अब देखिए तो फ्रेंड्स ये आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आप लोग को सिंपल वे में ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे? सिनेप्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं और भी क्वेश्चन लिख रहा है क्या, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसा स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए ग्राही क्या होता है? ग्राही वे कोशिकाएं होती है या वे न्यूरॉन्स होती है जो संवेदना को ग्रहण करती है। यानी फ्रेंड जो भी सेंसिटिव चीज़ को ग्रहण करती है उसे हम या एब्जॉर्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। ग्राहियों का कार्य होता है पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु तथा प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना है। यह यदि ग्राही उचित समय से कार्य ना करे तो हमारा शरीर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाता है। इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है तथा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए लिखा देखिए, यदि हमारी आंखें की ग्राही देखने की संवेदना ग्रहण ना करे तो यह हम सुंदर संसार को नहीं देख पाएंगे, जो आपको अपाहिज अनुभव करवा देगा। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन था फ्रेंड्स आप लोग का चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, नेक्स्ट को डिस्कस कर दूंगा।